Hello friends, this is Karn and welcome to Karn ISPCS Academy. फ्रेंड्स, जो हम लोग शिक्षक भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसका सेट नंबर 4 है। इसका पीडीएफ एंड मैथ सॉल्यूशन दोनों को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। आप कर्न ISPCS एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। अभी क्या हम लोग देखेंगे तो जीके जीएस का जो 100 क्वेश्चन है उसको डिटेल एनालिसिस के अनुसार देखेंगे। एक वैधानिक चेतावनी है फ्रेंड्स, हम केवल ऑप्शन नहीं बोलेंगे ABCD करके बल्कि एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, तो इसलिए वीडियो का जो लेंथ है वो हो सकता है अबाउट 1 आवर, सो डोंट बी पैनिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्या कह रहा है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। तो देखते हैं कीट क्या है, तो कीट का संबंध कॉकरोच से है। पक्षी क्या है, पक्षी का संबंध उल्लू से है। सरीसृप क्या है, तो सरीसृप के अंतर्गत कछुआ आ जाएगा। स्तनधारी कौन है, तो एकमात्र स्तनधारी इस ग्रुप में है वो चमगादड़ है। इस तरह से अगर आप देखिएगा ऑप्शन, हमेशा आपको ऑप्शन से ही पिक करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस परिवर्तन को पहचानिए जिसे उत्क्रमित किया जा सके। यानी किस पर परिवर्तन करा है, मोम का घोल बनाना। मतलब उत्क्रमित मतलब क्या हुआ कि जब किसी परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है या उत्क्रमित किया जाता है उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे बर्फ़ का पिघलना, ठीक है, ये बर्फ़ है, पिघला, फिर बर्फ़ को आप जमा सकते हैं। यानी एक जो पूछा जाता है कि रिएक्शन, जो क्वेश्चन आता है कि कौन केमिकल रिएक्शन है और कौन केमिकल रिएक्शन नहीं है, उस सेंस में है। तो अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखिएगा, ये केमिकल रिएक्शन है, मतलब एक बार बन गया तो वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा। दूध से पनीर बन गया, फिर आप वापस दूध नहीं बना सकते हैं। गाय से गोबर के बायोगैस बनाना, यानी एक बार गोबर गैस बन गया तो फिर वापस गोबर नहीं बनेगा। यानी कौन केमिकल रिएक्शन नहीं है उस सेंस में था। तो मोम का पिघलना, क्योंकि मोम पिघलेगा वापस फिर मोम बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, आपके मित्र कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहते हैं, उनके उभरने के लिए कौन से विकल्प सर्वोत्तम है। यानी क्या कह रहा है, दांत और हड्डी को, मतलब हड्डी मजबूत करने के लिए कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट है वो पूछना चाह रहा है। तो देखिए, दूध कैल्शियम होता है इसमें, सब्जी आयरन, पालक, फल, ये सब क्या है, मुख्यतः इसकी ज़रूरत होता है क्योंकि ये हड्डी और दांत को उभरने में मदद करता है। ठीक है, जैसे दूध में प्रोटीन होता है, कैल्शियम है, विटामिन बी है। वही पालक की बात की जाए तो विटामिन ए, विटामिन सी, अंडे के पीले हिस्से में विटामिन ए, डी। इस तरह से पूछ रहा है कि प्रोटीन और निम्नलिखित में से ओजोन को नष्ट कौन करता है। तो ओजोन को नष्ट कौन करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब जो है उसको क्या करता है, नष्ट करता है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, कड़वा स्वाद वाला भोजन प्राकृतिक में डैश होता है। स्वाभाविक सी बात है, कड़वा स्वाद होगा तो वो क्या होगा, क्षारक होगा, यानी बेसिक होगा। बेसिक होता है नेचर में। एसिडिक क्या होता है, बिटर होता है, यानी तीखा होता है। तो नेक्स्ट, गैस पदार्थ का जैव अवक्रमण बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो बायोडिग्रेडेबल की बात की जाए तो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा तोड़ा जा सकता है। मतलब बायोडिग्रेडेबल तो क्या, उसको डिकम्पोज करना, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में उसको विभक्त करना, यानी उसको डिवीजन करना या ब्रेक करना, ये हो जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, हरे शैवाल हरे रंग के होते हैं, क्यों होते हैं हरे रंग का। तो हरे रंग का एक ही कारण होने का, क्लोरोफिल, और ये प्लांट भी होता है हरा, उसमें ये क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है। और जो शैवाल है पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन
को रिलीज करता है। नेक्स्ट, हम जिन चीज़ों का उपभोग करते हैं वो इस धरती पर संसाधनों से प्राप्त किया जा सकता है, सिवाय किससे प्राप्त किया जा सकता है? सिवाय सूर्य से ऊर्जा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम जिन चीज़ों को उपभोग करते हुए इस धरती पर संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं, सिवाय, क्योंकि सन को तो धरती पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन आप सिर्फ इसको एलिमिनेशन टेक्निक से लगा सकते हैं। हालांकि इस बार यूपीएससी में जो 2023 का प्रीलिम्स हुआ है पूरी तरह से एलिमिनेशन टेक्निक को ही एलिमिनेट कर दिया है। बाकी आप चीज़ें देख सकते हैं, घर्षण से ऊर्जा, वायु से ऊर्जा, पानी से, ये सब पृथ्वी पर मौजूद है, लेकिन सूर्य है पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, यानी ऑप्शन से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक चालक के सिरे पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मापी का आपतन 10 वोल्ट मिलता है। यदि चालक में 0.05 एम्पीयर धारा प्रवाहित होता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो आप अगर ओम्स लॉ पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े तो मैं बता देता हूँ कि एक फार्मूला होता है V = IR। V क्या होता है? IR। यहाँ पे पूछ कर रहा है कि प्रतिरोध, यानी R पूछ रहा है, रेसिस्टेंट, तो R पूछना चाह रहा है, इसका मतलब R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा V/I। क्या हो जाएगा? V/I। V दे रखा है, कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट है। 10/I कितना है? 0.05 एम्पियर। इस पॉइंट को ऊपर दे दीजिएगा, 2 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, और ये से 5 को 10 से 2 बार काट दीजिएगा, यानी 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 ओम। क्योंकि रेसिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या होता है? ओम है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 200 ओम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60 है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तन या रूपांतरित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा में एकमात्र जैविक प्रक्रिया है इसमें से केमिकल एनर्जी रिलीज होता है, रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो इसको कर लीजिए VBI में, ठीक है। नेक्स्ट, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो जनुका जो है ऑप्शन ए, वो हड्डी नहीं होता है, बाकी सब होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? तो कौन सा फूल रात में खिलता है? एंजल्स ट्रम्पेट, ऑप्शन ये फूल रात में खिलता है। और कुछ फूल है जैसे कि इवनिंग प्रोसेस, इन इवनिंग होता है जो इवनिंग खुलता है। उसके बाद है नाइट ब्लूम वाटर, मून लाइट फ्लावर, ये सब जो है अलग अलग समय पर खिलता है। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकता है? तो एक क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि ध्वनि किस तरह का तरंग है? तो मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है। और वेल वी नो दैट साउंड ऑलवेज ट्रेवल विथ सपोर्ट ऑफ मीडियम। तो पूछ रहा नहीं चलता है, ध्वनि हमेशा किसी न किसी माध्यम से ही चलता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन देखा जाए तो निर्वात, क्योंकि इसमें किसी निर्वात मतलब शून्य हो गया, जिसमें कुछ माध्यम नहीं है, यहाँ पर ध्वनि नहीं चल सकता। बाकी इस्पात ये सब माध्यम है यहाँ पे चल सकता है। नेक्स्ट, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाज और पनडुब्बी को डैश के आधार पर डिजाइन किया जाता है। तो ये जो सिद्धांत है उपरोक्त निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर डिजाइन किया जाता है? तो सापेक्षिक घनत्व के सिद्धांत पर इसको डिजाइन किया जाता है। ऑप्शन डी के आधार पर डिजाइन किया जाता है। सॉरी, ऑप्शन डी नहीं बल्कि ऑप्शन ए, आर्किमिडीज, चूँकि वाटर बॉडी है, जहाज है, पनडुब्बी वाटर बॉडीज है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत यानी ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
प्राकृतिक वनस्पति तंत्र इकोसिस्टम है। अब देखिए इस तरह क्वेश्चंस को ना आप हमेशा ऑप्शंस के थ्रू फाइंड करने की कोशिश करें आंसर। तो प्राकृतिक कौन है? जैसे एक्वेरियम, अपने घर में जो मछली रहता है वो तो प्राकृतिक है नहीं, क्या ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। बगीचा, आप अपने छत पे बगीचा लगा सकते हैं तो प्राकृतिक है नहीं। बांध, कई बार सुनोगे बांध टूट रहा है, वो भी प्राकृतिक नहीं है। तो ऑप्शंस क्या बचा? रेगिस्तान, रेगिस्तान को आप बना नहीं सकते हैं, ये प्राकृतिक हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? फूल का भाग जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन सी स्त्री केसर, ये फूल का भाग है। बाकी शिरा विन्यास, शिरा है, और मध्य शिरा, ये सब फूल का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों को सूखा रोग होता है? तो बच्चों में सूखा रोग होने का कारण क्या है? विटामिन डी, विटामिन डी जिसको बच्चे में जिसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। क्या हो जाता है? रिकेट्स। और इस दशा को जो अगर वयस्कों में हो जाए तो ऑस्टियोमेलेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोमेलेसिस, ये वयस्क में होता है, यानी एडल्ट में ऑस्टियोमेलेसिस हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और आता है विटामिन डी, जो इसका दो सोर्स है, एक तो बॉडी में ही बनता है, दूसरा जो सनलाइट है, सनलाइट में भी ये सनलाइट की वजह से इसमें एक स्टूल के द्वारा निर्माण किया जाता है। एक और सवाल यहाँ से आता है कि वाटर में कौन सा विटामिन घुलनशील है? ठीक है, तो जो घुलनशील है वो विटामिन 2, 3 है, यानी 2 और 3 यानी 23 क्या है? तो विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी का जो पोजीशन है ए का, बी का वो 1, 2 नंबर पर आता है, और सी 3 नंबर पर। इस तरह से मैंने ट्रिक बना के याद किया था, विटामिन 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटोजोवा किस रोग के रोग कारक होता है? किस रोग का कारक? मलेरिया, वो प्रोटोजोवा कारक होता है। और ये जो रुधिर अणु नष्ट हो जाता है, ठीक है, इसके उपचार, मलेरिया के उपचार में क्विनिन का या क्लोरोक्विन, जो एक कोरोना के समय में काफ़ी फेमस हुआ था, तो ये मलेरिया का ही डिजीज था, मतलब उपचार व्यवस्था था। और इससे पीड़ित व्यक्ति जो है, इसको कौन मलेरिया से होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी कारण होता है। और इसकी अगर खोज की बात की जाए मलेरिया परजीवी की, तो 1887 में 1887 में इसको खोजा गया था। कुछ और रोग है जैसे कि टीबी, कर्नेबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस होता है, नहीं बैक्टीरिया से होता है, पोलियो वायरस से होता है। नेक्स्ट, एक आवेशित पिंड द्वारा किसी आवेशित अनावेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल निम्नलिखित में से कौन सा बल कहलाता है? कौन सा बल कहलाता है? स्थिर विद्युत बल, यानी ऑप्शन सी। इसे इसका एक फॉर्मूला भी होता है, F इलेक्ट्रिसिटी वाला, इलेक्ट्रॉन वाला, F1/4 पाई एप्सिलॉन ई वाला इंटू Q1 Q2 बटा R²। ये फॉर्मूला है, इसको डिटेल से कभी देखेंगे, अभी बस ये देख लीजिए। नेक्स्ट, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे जाए तो दर्पण से परिवर्तित हो कितने बिंदु बनेंगे? ये क्वेश्चन हालांकि बीपीएससी में तो कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन ये 66 में या 67 में ये पूछा गया था, मतलब पिछले 1 साल में ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ चुका है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। सवाल है कितना बनेगा? तो इनफाइनाइट, यानी ऑप्शन बी अनंत। सवाल है कैसे? थोड़ा सा पिक्टोरियल, मतलब पिक्चर के रूप में देख सकते हैं। मानिए ये मिरर है, ये मिरर है, ठीक है। कभी आप सैलून गए होंगे
तो यहाँ पर मानिए आप बैठे हुए हैं, मान लेते हैं आप छोटिया हैं, ठीक है, ये छोटिया है। अब ये कौन है कि मान लीजिए कोई नहीं है, मान लीजिए हमारे साली छोटिया है और हमारे बाबा छोटुआ है। ये दोनों सैलून गया है, ठीक है, सैलून गया है और दोनों बैठा हुआ देख रहा है झुक झुक के, मेरा फिगर बहुत जगह बन रहा है, यानी इसके इतना फिगर बन रहा है, इनफाइनाइट बनता है। नेक्स्ट, CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है, यानी ये जो पूछना चाह रहा है CHO ग्रुप एक्चुअली है क्या, ये कौन सा ग्रुप है, ये जो ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। ऑप्शन बी एल्डिहाइड ग्रुप, यानी ऑप्शन देखा जाए ऑप्शन क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, ये है क्या एल्डिहाइड ग्रुप, ऑप्शन बी। और अल्कोहलिक ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, OH, अल्कोहलिक ग्रुप होता है। और अल्कोहल फॉर्मूला क्या होता है, C2H5 और OH, ठीक है, यानी OH इसमें क्या है अल्कोहलिक ग्रुप है। और CO क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप। और कीटोन की बात की जाए तो क्या होता है, CO कीटोनिक ग्रुप को कहा जाता है। नेक्स्ट, मिर्गी या अपस्मार के शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, मिर्गी आने से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो अगर प्रभावित भाग की बात की जाए तो मेनली जो होता है मस्तिष्क, यानी ऑप्शन ए ब्रेन प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी बैरोमीटर का। यहाँ से 2-3 सवाल आता है। एक तो ये सवाल आता है कि अचानक बैरोमीटर में जो उसका मीटर रीडिंग है वो नीचे गिरने लगता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ। ऐसे भी देखिए आपको याद करना ट्रिक के तौर पे, अचानक तूफान आता है तो सब कुछ उड़ने लगता है, यानी गिरने पड़ने लगता है। तो तूफान आने के सूचक क्या होता है, किस गिरना, बैरोमीटर का रीडिंग अचानक गिर जाना, ठीक है। लेकिन CDPO में जो पिछले साल हुआ था CDPO, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोविजन ऑफिसर वाला BPSC लेती है एग्जाम, इसमें क्या हुआ था, क्वेश्चन आ गया था अचानक ऊपर उठ जाना, ठीक है, अचानक ऊपर उठ जाना। तो ये सवाल था, इसका मतलब क्या हुआ, तो अचानक उठना मतलब होता है कि चीज़ें स्थिर होना और वायुमंडल में मतलब साफ होना, इस तरह से था। पावो क्रिस्टोपस को सामान्य रूप से क्या नाम कहा जाता है, तो आपने बचपन से कई बार पढ़ा होगा, इसका किससे संबंध है, वैज्ञानिक नाम है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ऑप्शन बी होगा मोर, मोर का पावो क्रिस्टोपस होता है, क्रिस्टोपस, ये कई बार पूछा जा चुका है। और इसको अपनाया कब गया था राष्ट्रीय पक्षी के रूप में, 26 जनवरी 1963 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट को जैव अभिघटक के रूप में मतलब अपघटने यानी डिग्रेडेबल है, तो कौन सा है, ऑप्शन ए है कंपोस्ट। ठोस अपशिष्ट जैव अवघटिया होता है कंपोस्ट के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है। और आज ही सेट में आपने देखा है ऊपर कि ध्वनि तरंग क्या है, मैकेनिकल वेव है, यानी यांत्रिक तरंग है। तो कौन सी विशेषता नहीं है ये देखना है। तो संपीड़न जो है, ध्वनि में संपीड़न नहीं होता, यानी इस तरह से जो संपीड़न होता है ना, ये चीज़ इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन डी होगा। बाकी चाल होता ही है, आयाम है, आवृत्ति है, सब होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से गुजरता है। अब सवाल है ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है। तो सब्लिमेशन मेथड को कौन सा, सब्लिमेशन मेथड को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब क्या होता है कि सॉलिड से, ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में ट्रांसफ़र हो जाना सब्लिमेशन कहलाता है। यानी वैसा चीज़ जो बिना सॉलिड से लिक्विड नहीं गैस,
यानी इसका प्रथम स्टेज से तीसरा स्टेज में चला जाना, और बीच में जो लिक्विड स्टेज है वो गायब हो जाता है। किसको कहते हैं? तो इसमें से ऑप्शन दे रखा, तो किसको कहते हैं? ऑप्शन सी आयोडीन है, ये सीधे गैस में ट्रांसफ़र हो जाता है। उर्ध्वपातन दूसरा इसमें और आता है मोम, ये मोम नहीं, हाँ मोम ही, कपूर, कपूर, कपूर। आप जब भी कपूर जलाइएगा देखिएगा कि वो जल रहा है और गैस बन रहा है, कभी कपूर आपको पिघल के इकट्ठा होते नहीं दिखेगा। उसके अलावा भी नेप्थलीन है, तो इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, चूँकि ये कई बार यूपीएससी ने पूछ चुका है, तो आपको इसको एग्जाम्पल ध्यान रखना है। उसके बाद नेप्थलीन तो होता ही है, अमोनियम क्लोराइड भी होता है, बेंजोइक अम्ल भी होता है, और कपूर तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि कपूर ही ऑप्शन में बार बार रहता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, आपके लिए कंटेंट काम का हो, यकीनन आप वीडियो को लाइक करें। चूँकि तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से भी सेट को कंटिन्यू रखना, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप हमारे मेहनत को समझ रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 79 है, क्या कह रहा है? ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये लिंडनमैन ने किया था, यानी ऑप्शन सी रेमंड लिंडनमैन। ये क्या कह रहा था, इसको थोड़ा ग्राफ के रूप में समझ लीजिए, बहुत काम आएगा। इसे मान लीजिए ये प्राथमिक लेवल है, सेकेंडरी लेवल है, टर्सरी लेवल है और चौथा लेवल है, ठीक है। यानी जो प्राथमिक ऊर्जा, जैसे मानिए उपभोक्ता है, पहले उपभोक्ता मान लीजिए, ठीक है। उपभोक्ता जैसे पेड़ प्लांट है, पौधा है, ये ऊर्जा को उत्पन्न किया, ठीक है। जो ऊर्जा उत्पन्न किया ये दिया पहला कंज्यूमर को, प्राथमिक कंज्यूमर को। ये उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है, लेकिन ये प्राथमिक कंज्यूमर है। प्राथमिक जो मतलब जो पेड़ पौधा खाता, माने जैसे गाय, ठीक है, पेड़ पौधा खाया, इसमें मानिए 100% एनर्जी गया, ठीक है। उसके बाद ये मानिए गाय को खाया, गाय को कौन खाया? शेर, ठीक है। गाय को कौन खाया? मान लेते हैं शेर, इसमें गया 10% एनर्जी, यानी इस पर 100 था, इसका 10% जाता है, इसमें शेर में गया 10%। अब शेर मर गया, इसमें कितना गया? ये खाया इसको बाघ, सॉरी चील, गिद्ध। शेर को कौन खाया? मरल गिद्ध को, गिद्ध खाया शेर को, मरल गिद्ध को। इसमें गया इसका 10% का, 10% निकालेंगे तो 1% आएगा। गिद्ध में कितना गया? 1% एनर्जी, ठीक है। गिद्ध भी मर गया, इसको जो बायोडिग्रेडेबल बैक्टीरिया जो है ये खाया, तो उसमें कितना गया? 0.01%। मतलब एक प्राथमिक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता जाते जाते केवल 10% का ट्रांसफर होता है। यही बात लिंडनमैन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? इथेनॉल डैश के दौरान निर्मित होता है। तो इथेनॉल का उत्पादन किससे होता है? तो खमीर के अनुऑक्सीकरण से, यानी बिना ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन के बिना जो उत्पादन किया जाता है खमीर को, उसे इथेनॉल का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, फ्लोरीन इनमें से किसका अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है, ऑप्शन डी। इसके कितने अपरूप है कार्बन का? तो 3 अपरूप तो नॉर्मली आप जान ही रहे होंगे। एक तो हीरा, डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, और तीसरा फ्लोरीन। एक क्वेश्चन बीपीएससी 68 में पूछा था कि ये दोनों में बेसिक अंतर क्या है? बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट में स्ट्रक्चरल चेंज है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, कैसीन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है। कैसीन किस में पाया जाता है? कैसीन जो है वो दूध में पाया जाता है। कैसीन से प्रोटीन टूट के बनता है, दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पीतल में इनमें से किसका मिश्रण रहता है? पीतल में किसका मिश्रण रहता है? तो पीतल में 30% जस्ता रहता है, 60% तांबा रहता है। 30% जस्ता, 60% तांबा। अब सवाल आपको याद कैसे रहेगा पीतल में क्या रहता है? तो सिंपल एक लाइन याद कर लीजिए, पिताजी। क्या याद कर लीजिए? पिताजी, मतलब पिताजी। प से पीतल,
तो से तांबा, जो से जस्ता। ये ट्रिक है पिताजी, जैसे कि अब जर्मन सिल्वर का क्या ट्रिक है, तो नेताजी, चूँकि सुभाष चंद्र नेताजी जर्मनी गए थे, उसी से ट्रिक बना है नेताजी। ठीक है, तांबा जस्ता नौ से आपको ट्रिक मतलब बनाना है, बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पौधे की मूल पर्णिकाओं के निर्माण से संबंधित है? कौन सा है? ऑप्शन डी राइजोबियम, ये फलीदार पौधे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, भेड़ की त्वचा एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो ऊन निकलता है उसको क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कर्तन। ऑप्शन डी, क्या कहा जाता है? कर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच रखा जाता है तो आवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो पहले तो अवतल दर्पण देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। सॉरी, लेंस, अवतल दर्पण हुआ, ये मान लीजिए बीच से लाइन पास कराए, ये थोड़ा सा यहाँ पे फोकस होगा और ये ओ होगा। ठीक है, अब कह रहा है अनंत, यानी मान लीजिए यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक है, यहाँ से एक लाइन पास कराए तो ये कहाँ जाएगा? पहले तो ये सीधे चला जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से चूँकि ये डेविएट करता है, स्कैटर करता है, तो ये बाहर जाएगा। फिर मान लीजिए एक यहाँ से लाइन पास कराए फोकस से, ये यहाँ चला गया, ठीक है। फिर एक यहाँ से पास कराए तो ये यहाँ पर, फिर यहाँ से ये इधर चला जाएगा। इस तरह से आप देखिएगा तो क्या बनेगा, यानी ये जो बनेगा ये छोटा बनेगा। क्या बनेगा? छोटा बनेगा। क्यों छोटा बनेगा? देखिए ये तो इधर भाग गया, इधर अनंत में चला जा रहा है, तो इसको मैच करने के लिए कहीं न कहीं हमको छोटा इमेज बना के उसको दिखाना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन बी होगा। ये सब डिटेल से पढ़ाया जाएगा आपको साइंस चैप्टर में, तो डोंट नीड टू बी पैनिक। क्वेश्चन नंबर 87, सार्वभौमिक सूचकांक में 4 से 5 pH क्या इंगित करता है? 4 से 5 pH क्या इंगित करता है? जो 4 से 5 pH है वो दुर्बल अम्ल को इंगित करता है। ऑप्शन डी होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये जो pH स्केल है 1 से 14 होता है, बीच में 7 जो 0 मतलब कि उदासीन होता है या नॉन रिएक्टिव है, ये दोनों पूछा गया है। ठीक है, तो इधर 7 से नीचे एसिड होता है और 7 से ऊपर बेस होता है। तो जो एसिड 2 से 3 के बीच होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड, चूँकि ये 4 से 5 के बीच आती है, दुर्बल अम्ल है, इसलिए ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, गड़गड़ाहट की आवाज़ की डैश होती है, तो गड़गड़ाहट में क्या होता है? ऑप्शन बी, ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे कई परावर्तक सतह से कर्मित परावर्तन होता है। मतलब जो ध्वनि है ना, तो यहाँ से टकरा गया, फिर यहाँ बादल यहाँ से टकरा गया, इस तरह से जो परावर्तन अलग अलग होता है उसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आधुनिक मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस है, ऑप्शन डी। और इसे एक समृद्ध वैज्ञानिक है चार्ल्स डार्विन। ये क्या किया था कि 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इस बात का रेखांकित किया था। क्वेश्चन नंबर 90 है, भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे आयोग भी बना था, कितना कैलोरी आदमी को गरीब माना जाएगा। गोल गुम्बज किस सदी में बनाया गया था? तो गोल गुम्बज की बात करें तो 15वीं सदी की बात है, नहीं 15वीं नहीं बल्कि
ऑप्शन सी है 17वीं सदी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1656 में। कब बनाया गया था? 1656 में। यह है कहाँ पर? बीजापुर में। ठीक है, कहाँ पर है? बीजापुर में। और सुल्तान अहमद शाह अब्दाली का ये क्या है? मकबरा है। अहमद शाह अब्दाली क्या है? मकबरा है। नेक्स्ट समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। इनको डैश कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? आप सिर्फ ऑप्शंस देखिएगा तो भितरकनिका, तो जैसे कि ये मान लीजिए गंगा नदी है, मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये मान लीजिए गंगा नदी है। यहाँ से गंगा नदी उत्तराखंड से निकली और ये यहाँ से मिलते मिलते ये मानिए बिहार है, बिहार में प्रवेश की, ये बस पश्चिम बंगाल है, यहाँ गई और फिर ये बंगाल में आ गई। ये जो नदी का जो जैसे छोटा छोटा भाग है ना, इसको क्या कहा जाता है? भितरकनिका। क्या कहा जाता है? भितरकनिका। 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो जो महाराष्ट्र है दूसरा सबसे बड़ा है। सवाल यह है कि सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा है 16.51% के साथ कौन है? यूपी, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा अपन बिहार 8.86% है। हालांकि यूपी का जो जनसंख्या है ना, यूपी का वो लगभग 21 करोड़ के आसपास है, करोड़ में, और इतना ही जनसंख्या पाकिस्तान का भी है। यानी जितना पाकिस्तान का है उतना में एक यूपी बसा हुआ है। वर्ष 94 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? अगर बात की जाए तो 82 डिग्री 30 मिनट उत्तर पूर्व, ये जो है ना 82 डिग्री, ये जो एक सिंगल डॉट दिया हुआ है इसका मतलब मिनट होता है। तो सवाल है कि अगर डबल मिल जाए तो क्या होगा? इसका मतलब अगर मिनट है, ठीक है, इसका मतलब मिनट है, तो अगर 30 डिग्री डबल दे दिए तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब सेकेंड हो जाएगा। तो क्या है? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये भारत का मध्याह्न रेखा है। ये किस स्टेट से गुजरता है? तो इसको देख लीजिए थोड़ा सा मैप के थ्रू। मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये पोर्शन उत्तर प्रदेश का है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से फिर उत्तर प्रदेश, फिर उसके नीचे यहाँ मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के फिर नीचे कौन सा है? छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ का इलाका है, और उसके नीचे उड़ीसा है, नहीं उड़ीसा इस साइड है, और उसके नीचे आंध्र प्रदेश है, इस तरह से। ठीक है, आप देखिए, आपको हमेशा मैप के थ्रू याद करना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये 82 डिग्री 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश के नैनी से है, ठीक है, ये इस तरह से है, मान लीजिए सीधा रेखा जा रहा है और इस तरह से टच करते हुए नीचे चला जाता है। तो उत्तर प्रदेश को टच किया, मध्य प्रदेश को थोड़ा टच किया, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ को टच किया, फिर उड़ीसा को टच किया, और फिर किसको? आंध्र प्रदेश को टच किया। यानी ये कितने राज्य से पास करता है? ये पास करता है 5 स्टेट्स, इंडिया के 5 स्टेट से पास करता है, और आपको मैप के थ्रू याद करना है। लेकिन ये कहता है लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली जो मध्याह्न रेखा है उसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। यानी मेन ग्रेडियंट जो प्रधान मध्याह्न रेखा किसको कहते हैं? लंदन से गुजरती है उसको। वही बात की जाए भारत में, ये जो मध्याह्न रेखा है, ठीक है, इसके उत्तर और दक्षिण के बीच की जो दूरी है, मान लीजिए ये यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश और ये गुजरात, इसके दोनों के बीच का जो कितना मिनट का डिफरेंस है, कितना डिग्री का? तो 30 डिग्री का। कितना का? 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री है, और हम लोग जानते हैं 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। तो दोनों के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस होता है? 2 आवर का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात से गरबा से समान है? क्या पूछ रहा है? बिहार का कौन सा गरबा के समान है? तो कौन सा नाच गरबा के समान किया जाता है? तो झुमरी है ना, कौन? झुमरी।
ऑप्शन बी झुमरी नृत्य जो है, ऑप्शन, एक सेकंड फ्रेंड, ऑप्शन बी है, अबे यार, झुमरी नृत्य है ना, वो गरबा के समान ही नचा जाता है। ये होता कहाँ है? तो मिथिलांचल में, मिथिलांचल का पार्ट, ठीक है, ये मिथिलांचल यानी मिथिलांचल पार्ट में ये होता है। और कई और भी नाच है जैसे कि सामा चकेबा, ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है? तो इंडीज है। किसका पार्ट है ये? ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी इंडीज है। ये है कहाँ पर? तो आपको वर्ल्ड मैप में थोड़ा सा देख लीजिए, यानी आपको हर हाल में मैप याद होना चाहिए। ये मान लीजिए वर्ल्ड मैप है, चूँकि आपको याद होना चाहिए तभी चीज़ें आसानी से पता चलेगा। तो ये जो पार्ट है ना, ये यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका का ये जो पार्ट है इंडीज है। और इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो कितना है? 7000 किलोमीटर है। कितना है? दुनिया का सबसे लंबा चोटी है, सॉरी लंबाई है 7000 किलोमीटर है। और इसका जो सबसे ऊपर चोटी है वो एकानकागुआ है। और एंडीज किस तरह का पर्वत है? तो मुर्दार पर्वत श्रेणी में आता है। वही अगर इंडिया के पास जो है, यानी इंडिया और एशिया के पास जो है वो कौन सा है? हिमालयन है, लेकिन ये नवीन वलत पर्वत है, ठीक है। और ये जो बात की जाए अल्पस है, और हिमालय काराकोरम तिब्बत, ये तिब्बत का ही पार्ट आता है इसमें। हिमालय का पार्ट जो तिब्बत का पमीर नॉट आता है, इसी का पार्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी मस्ट रिमेंबर दैट पार्ट ऑफ द एंडीज एंड इट्स लंबाई 7000 किलोमीटर एंड इट्स हाईएस्ट पीक दैट इज एकानकागुआ, उसकी कितना लंबाई है? लगभग 6000 के आसपास है। सो नेक्स्ट पार्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण अनुसंधान संस्थान यानी निरी कहाँ स्थित है? तो स्थित कहाँ है? तो स्थित जो है वो नागपुर यानी महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में, 1958 में हुआ था। एक और है CSIR, इसका स्थापना कब हुआ था? 1942 में। वही बात की जाए ग्रामीण विकास संस्था की, तो वो कहाँ पर है? हैदराबाद में। नेक्स्ट, भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उपयोग विधि को किया जाता है ऑप्शन डी। इससे संबंधित कई कमेटी और रिपोर्ट्स बनाए, लेकिन जो लेटेस्ट है और जिसको अभी मान्यता मिला हुआ है 21.9% जो है वो तेंदुलकर कमेटी, ये सचिन द्वारा नहीं है बल्कि दूसरा तेंदुलकर है। संविधान का 52वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है दल बदल से है। ये हुआ कब था? 1985 में हुआ था, 1985 में ये संविधान का संशोधन हुआ था। इसमें क्या हुआ था? ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें किया गया था कि दल बदल के क्या आधार होगा और किस आधार पर आयोग हो जाएगा, इस तरह से था। क्वेश्चन नंबर 100, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। सवाल है कब किया गया था? तो जो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। एक सवाल आपको मन में आया होगा, जब यहाँ पे स्वीकृत किया गया था, क्या भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद इसी दिन लागू हुआ था क्या? जी नहीं, कुछ अनुच्छेद इसी दिन लागू हुआ था, बाकी उसको 26 जनवरी 1950 को सभी लागू हुआ। यानी ये सवाल आ जाए कि पूर्णतः, ये सिंपल सवाल है कि संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1949 को। लेकिन इसमें ये लगा दे कि पूर्णतः कब लागू किया गया, तो आपका उत्तर बदल जाएगा, क्या आ जाएगा? 1950।
सिक्किम एक नया राज्य बना। तो एक राज्य के तौर पे देखा जाए सिक्किम को, तो 26वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1975 में, उसमें बना था। फिर कभी कभी 35वां संविधान संशोधन भी दिखा जाता है। ये क्या है, ये इसको एसोसिएट स्टेट के रूप में, सहायक स्टेट के रूप में, ठीक है, एसोसिएट के तौर पे उसको 35वां संविधान संशोधन के तौर पे शामिल किया गया था। लेकिन पूर्ण राज्य की दर्जा की बात करें तो 36वां था। और ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। दामोदर किसकी सहायक या ट्रिब्यूटरी नदी है? दामोदर किसका है? जो हुगली नदी है, यानी ऑप्शन बी इसका सहायक नदी है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो किसके दरबार से संबंधित था? ये क्वेश्चंस बीपीएससी में अनेकों बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए